सांप और नेवले की दुश्मनी के चर्चे तो विश्व विख्यात है। उनकी दुश्मनी ऐसी है कि एक दूसरे के सामने आते ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन शायद अब वक्त बदल रहा है, क्योंकि नागलोक में रहने वाली विश्व सुंदरी नागिन नंदिनी को अपने ही दुश्मन नेवले नवलेश से मोहब्बत हो गई थी और नवलेश भी अपने बरसों की दुश्मनी को भुलाकर नागिन के प्यार में पड़ चुका था। लेकिन एक शाम नागलोक के बगीचों में भ्रमण करते हुए नंदिनी अपने दिल में चल रही कश्मकश को अपनी सहेली बरखा के सामने बयान करते हुए बोलती है। बरखा, मुझे किसी से प्रेम हुआ है। शायद तुम सुनकर हैरान हो जाओगी, क्योंकि वो क्या नंदिनी, तुमको प्यार हुआ है? ये तो बहुत खुशी की बात है। बताओ बताओ, कौन है वो जिसको हमारी नंदिनी ने पसंद किया है? सच में मैं तो बहुत उत्साहित हूँ ये जानने के लिए कि किस नाग की किस्मत चमकी है। मैं तुम्हें उसकी पहचान बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या प्यार में जात पात, बिरादरी, रंग रूप, दुश्मनी ये सब देखकर किया जाता है क्या? नहीं, प्यार तो एक ऐसा एहसास है जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जरूरी नहीं कि प्यार उससे ही हो जो हमारे आसपास है। प्यार तो दुश्मन से भी हो सकता है। मतलब तुम ये मानती हो ना कि प्यार दुश्मन से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, उसे तो हमारे दिल ने चुना है। हाँ बाबा, अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो बताओ मुझे, कौन है वो खुशकिस्मत जिसने हमारी विश्व सुंदरी नागिन का दिल चुराया है? जिससे मुझे प्यार हुआ है वो कोई नाग नहीं है, ना ही कोई इंसान है, ना ही कोई देवता, बल्कि वो तो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। मुझे नेवले नवलेश से प्यार हुआ है। नंदिनी के मुंह से अपने दुश्मन नवलेश का नाम सुनकर बरखा हैरान हो जाती है और नंदिनी को समझाते हुए बोलती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नंदिनी, तुम सांपों के दुश्मन उस नेवले से प्यार करती हो? पागल हो गई हो? अगर ये बात नागराज को पता चली तो वो तुमको नागलोक से हमेशा के लिए निष्कासित कर देंगे। मैं उनकी पुत्री हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और तुमने ही तो कहा कि प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता है, वो तो बस एक एहसास होता है जो किसी के लिए भी पनप सकता है। क्या नवलेश भी तुमसे प्यार करता है? बोलो नंदिनी। इस बात का जवाब देने नागलोक के बगीचों में नागों का सबसे बड़ा दुश्मन नवलेश प्रकट होता है और उसको देखते ही बरखा गुस्से में अपने नागिन रूप में आकर बोलती है। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागलोक में आने की? रुको, मैं अभी नागराज को इसकी सूचना देती हूँ। नहीं बरखा, शांत हो जाओ। नवलेश तुम्हें या किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और तुम पिताजी को कुछ मत बताओ। हाँ नागिन बरखा, मैं यहाँ दुश्मनी बढ़ाने नहीं आया, बल्कि मुझे नंदिनी से सच्चे दिल से प्यार है। सच में मेरा यकीन करो। हाँ बरखा, इसकी बात का यकीन करो। नहीं नंदिनी, तुम बहुत भोली हो। ये नेवले उच्च कोटि के चालाक और जालसाज होते हैं। ये तुमको अपने प्यार के जाल में फंसा के नागलोक से अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो, नागलोक की राजकुमारी नागराज की बेटी को मैंने अपने प्यार के जाल में फंसा के नागों का ही दुश्मन बना दिया। तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं, इसलिए मैं इसकी जानकारी अभी नागराज को देती हूँ। बरखा अपना सांप रूप लेकर वहाँ से रेंगते हुए चली जाती है। उसके जाते ही नंदिनी परेशान होकर नवलेश से बोलती है। तुम चले जाओ यहाँ से। पिताजी को अगर हमारे प्यार और तुम्हारे यहाँ होने के बारे में पता चल गया ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नंदिनी, अब इस दुश्मनी को मैं खत्म करके ही रहूंगा। भागना इस दुश्मनी को बढ़ाएगा। मैं यहीं रहकर तुम्हारे पिताजी के सामने अपने प्यार को स्वीकार करूंगा। उसके बाद उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। नहीं नवलेश, वो तुम्हें मृत्यु प्रदान कर देंगे, और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम बस चले जाओ यहाँ से। अगर प्यार करने की सजा मौत है तो मुझे वो भी मंजूर है, लेकिन तुमको छोड़कर अब भागूंगा नहीं। नवलेश जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ बरखा नागराज के पास जाकर सारा सच बयान करती है, जिसके बाद नागराज गुस्से में अपने सिंहासन से उठते हुए बोलते हैं। उस नेवले की इतनी हिम्मत कि नागलोक की राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाए। बरसों से चली आ रही दुश्मनी का बदला वो इस तरह लेना चाहता है। आज इन नेवलों की कहानी ही खत्म कर दूंगा। नवलेश नेवलों के राजा का बेटा है, उसकी मौत नेवले कभी भूल नहीं पाएंगे। बाप तो पहले ही मर चुका है, अब पुत्र की बारी है। सैनिकों, नागलोक में अपनी शक्तियों से
अदृश्य पहरा लगा दो, कोई भी नागलोक से बाहर न जा पाए और नवलेश जहाँ दिखे उसको पकड़कर मेरे पास लाया जाए। नागलोक में नवलेश की तलाश शुरू हो जाती है और कुछ नाग सैनिक उसको बगीचों में नंदिनी के साथ देखकर बंदी बना लेते हैं और घसीटते हुए नागराज के पास लेकर जाते हैं। नंदिनी रोती बिलखती हुई उनसे बोलती है, छोड़ दो मेरे नवलेश को, वो दुश्मनी नहीं बल्कि प्रेम निभाने यहाँ आया है, छोड़ दो। नंदिनी भी बंदी नवलेश के साथ साथ ही दरबार में आती है, जहाँ सैनिक बंदी नवलेश को नागराज के कदमों में फेंक देते हैं और नागराज उसको उठाकर बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमसे बदला लेने के लिए तुमने हमारी पुत्री के संग झूठा प्रेम प्रसंग रचाया। नहीं नागराज, मैं नंदिनी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि इस दुश्मनी को भुलाकर उसको और मुझे आशीर्वाद दें। तुमको आशीर्वाद नहीं, मौत मिलेगी। पिताजी, अगर आपने नवलेश को कुछ भी किया तो आप अपनी इकलौती बेटी को अभी अपनी आंखों के सामने भस्म होते हुए देखेंगे। नंदिनी, तुम अपना संयम खो चुकी हो। ये नेवला है हमारा दुश्मन, इसके लिए तुम अपनी जान देना चाहती हो। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। नंदिनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नागलोक पर नेवलों की सेना हमला कर देती है और नागराज के सामने नवलेश की मां नाशिनी प्रकट होकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागराज मेरे पुत्र को बंदी बनाने की? तुम जानते नहीं हो, सांप और नेवले की लड़ाई में हमेशा नेवले ने ही बाजी मारी है। ये जानते हुए भी तुमने मेरे पुत्र को बंदी बनाने का दुस्साहस कैसे किया? गलती तुम्हारे पुत्र की है नाशिनी। उसने एक नाग कन्या से प्रेम करने का अपराध किया, उसको अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसाया। आप दोनों अपनी दुश्मनी में मेरे प्रेम को झूठा नहीं बोल सकते। मैंने नंदिनी से सच्चा प्रेम किया है। और मैंने भी पिताजी। नंदिनी को नवलेश के लिए प्रेम भावना स्वीकार करते हुए देखकर नाशिनी बोलती है, सुन लिया नागराज, प्रेम अपराध सिर्फ मेरे पुत्र ने नहीं बल्कि तुम्हारी पुत्री ने भी किया है। इसलिए अगर तुमने मेरे पुत्र को कुछ भी किया तो उसकी सजा तुम्हारी पुत्री भी भुगतेगी। वो नादान है, तुम्हारे पुत्र की चाल को समझ नहीं सकी, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम नेवलों को पीठ पर छुरा मारना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मैं चाहूँ तो तुमको मेरे बेटे को बंदी बनाने के अपराध में अभी मौत के घाट उतार सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों सच में एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। तो अपनी इस दुश्मनी को परे रखकर इन दोनों की खुशी का तो सोचो। कभी नहीं, मैं अपनी पुत्री को तुम नेवलों के हाथ में कभी नहीं सौंपूंगा। अपने पिता के ये बोल सुनकर नंदिनी समझ जाती है कि उसके पिता उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वो अपनी शक्तियों से एक अग्नि कुंड प्रकट करके अपने पिताजी से बोलती है, बस पिताजी, नवलेश की माँ उसके प्यार के लिए आपके सामने झुकने को तैयार हो गई, लेकिन आपका अभिमान शायद मेरी खुशी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको मेरी खुशी की परवाह नहीं है तो मैं स्वयं इस अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी, क्योंकि मैं नवलेश के बिना नहीं रह सकती और आपकी पुत्री होने के नाते मैं आपके विरुद्ध नहीं जाना चाहती। इसलिए यही उचित होगा कि मैं अपने आप को स्वयं ही समाप्त कर दूं। नंदिनी ये बोलते ही अग्नि कुंड में कूदने ही वाली होती है। सभी चिल्लाकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और कूदने ही लगती है कि तभी नवलेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे गले लगाकर बोलता है, तुम पागल हो नंदिनी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम अपना जीवन समाप्त करना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ इस अग्नि कुंड में खुद को समाप्त करूंगा। जीवित रहकर ना सही, मरकर ही तुम्हारे साथ रह लूंगा। दो दुश्मन जो आज सबके सामने अपने प्यार की एक अलग ही मिसाल कायम कर रहे थे, और शायद ये देखकर नागराज भी समझ गए थे कि अब इस दुश्मनी का अंत दुश्मनी से नहीं प्यार से होने वाला है। इसीलिए वो नवलेश और नंदिनी को रोकते हुए बोलते हैं, रुक जाओ नंदिनी और नवलेश। पुत्री नंदिनी, मुझे माफ कर दो। नागराज का पद संभालते संभालते शायद मैं एक पिता की जिम्मेदारी भूल गया था। इसीलिए अपनी पुत्री को मौत के आगे खड़ा देखकर भी मेरे कदम तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो तो शुक्र हो नवलेश ने खुद को बंधन से आजाद करवाते हुए तुमको बचा लिया। तो क्या आप हमारे प्यार को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? हाँ पुत्री, तुम दोनों तो मिसाल बनोगे, बरसों से चली आ रही सांप और नेवले की दुश्मनी के अंत का। मुझे तुम्हारा प्यार स्वीकार है।
नंदिनी खुशी से अपने पिता को गले लगा लेती है और नवलेश भी अपनी माँ नाशिनी का आशीर्वाद लेता है, जिसके बाद धूमधाम से एक नागिन और नेवले का विवाह संपन्न होता है। और किसी ने सही ही कहा था, इश्क सच्चा हो तो पहाड़ों को भी उनके सामने झुकना ही पड़ता है। बेला दुल्हन की तरह तैयार होकर बारात का इंतजार कर रही होती है। तभी चारों तरफ शोर शराबा होता है। बेला अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी अचानक सारा शोर शराबा बंद हो जाता है और बेला खुद से कहती है, ये सब क्या हो गया? अचानक से शोर आना बंद क्यों हो गया? जाकर देखूं। इतना बोलकर बेला नीचे जाती है। तभी उसका होने वाला पति शिवा, जिसकी पीठ में खून से लथपथ चाकू गड़ा हुआ होता है, वो वहाँ आता है और बेला की गोद में सर रखकर उससे कहता है, बेला, मेनका। इतना बोलकर शिवा वहीं दम तोड़ देता है। बेला फूट फूट कर रोने लगती है और गुस्से में मेनका का चेहरा याद करती है और कहती है, मेनका, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। बेला शिवन्या की बेटी थी और मेनका बेला की दोस्त थी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। ऐसे ही एक दिन नागलोक में दोनों दोस्त नागिन के अवतार में यूं ही घूम रही होती हैं। तभी बेला इंसानी रूप लेते हुए मेनका से कहती है, ए मेनका, चल पृथ्वी रॉक पर चलते हैं। मैं नहीं जा रही कहीं, अगर तुझे जाना है तो तू जा। तू भी चलेगी मेरे साथ? अच्छा ठीक है बाबा, चल। दोनों इंसानी रूप लेकर पृथ्वीलोक पर आ जाती हैं और दोनों वहाँ एक ब्यूटी पार्लर में जाती है। वहाँ जाकर दोनों अपना फेशियल करवाती है और इसी के साथ दोनों को बहुत सारा मेकअप का सामान भी पसंद आता है। वो दोनों अपनी शक्तियों से उस मेकअप के सामान को उड़ाते हुए ले जाती हैं। पार्लर में खड़ी लड़कियों का ये नजारा देखकर होश ही उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद में वो दोनों फिर से गायब हो जाती हैं और कुछ देर बाद में इंसानी रूप लेकर एक पार्क में आ जाती हैं। तभी वहाँ एक शिवा नाम का लड़का आता है। जब मेनका की नजर शिवा पर पड़ती है तो वो मन ही मन में सोचती है, हाय कितना सुंदर लड़का है ये। काश ये हमारा प्रेमी होता या फिर ये एक इंसान ना होता, हमारी तरह इच्छाधारी नाग होता। अफसोस ये एक इंसान है। तभी बेला उसके सर पर मारती हुई कहती है, क्या सोचने लगी तू? अरे कुछ नहीं पागल, अब नागलोक चले। हाँ हाँ। जैसे ही दोनों अपने असली रूप में आती हैं, वैसे ही एक लड़का शिवा का फोन छीनकर भागने लगता है। बेला तभी इंसान का रूप लेकर पूरी स्पीड में भागते हुए उसको पकड़ लेती है और शिवा का फोन शिवा को लौटा देती है, जिसके बाद शिवा उससे कहता है, शुक्रिया आपका। वैसे आपकी भागने की स्पीड काफी तेज है और आपकी स्पीड देखकर तो मेरा सर ही घूम गया। अच्छा जी। वैसे आप नहीं है क्या यहाँ? कभी देखा नहीं आपको इस पार्क में? हाँ जी, पहली बार ही आई हूँ। शाम होने वाली है, अब मुझे जाना होगा। अच्छा सुनिए, कल शाम को फिर आना इसी पार्क में। देखते हैं। इतना बोलकर बेला मेनका के पास जाती है। दोनों सभी से दूर जाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वापस नागलोक आ जाती है। नागलोक के राजा नागराज दोनों से देर से आने का कारण पूछते हैं। बेला और मेनका, कहाँ थी अब तक आप दोनों? वो कहीं नहीं। मैं नागलोक का नागराज हूँ। मुझसे झूठ ना ही बोलो तो बेहतर होगा तुम दोनों के लिए। नागराज, सच ये है कि हम दोनों पृथ्वी लोक पर गए थे। क्या आपको पता भी है कि पृथ्वी लोक से हमारी बरसों की दुश्मनी है और आप दोनों किससे पूछ कर गई वहाँ? हमें माफ कर दीजिए। आज हम आप दोनों को माफ कर रहे हैं, मगर ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस तरह दोनों वहाँ से चली जाती हैं और तभी मेनका उससे कहती है, हाँ अब बता कहाँ गायब थी तू? क्या बताऊं तुझे मेनका, कल एक लड़का मिला था पृथ्वीलोक पर। वो मुझे इतना पसंद आ गया ना कि जब से उसे देखा है बस उसके ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। उसने मुझे आज मिलने भी बुलाया है। वाह, इतना आगे बढ़ गई एक ही दिन में। अच्छा तो क्या करूँ, तू ही बताना। पहली बार किसी ने मेरे दिल को छुआ है। इसका मतलब कि तू उससे मिलना चाहती है? हाँ यार। यार मैं क्या बताऊं तुझे, पसंद तो मुझे भी एक लड़का आया था। क्या आंखें थी उसकी, क्या मुस्कान थी। अब सो जा, कल मिलवाइए उससे। इतना बोलकर दोनों सो जाती हैं और अगली सुबह दोनों चुपके से उसी पार्क में जाती हैं, जहां शिवा बेला को देखकर उसके पास आता है और उससे खूब सारी बातें करता है। मेनका ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है,
क्योंकि शिवा वही लड़का है जिसको मेनका भी अंदर ही अंदर पसंद करती है। वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद में बेला मेनका के पास आती है और कहती है, क्या हुआ मेनका? कुछ भी नहीं। तुझे मेरी कसम है, सच बता। अरे जिस लड़के को तू पसंद करती है ना, उसको मैं भी पसंद करती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तू उसके साथ खुश रह। नहीं, मैं हट जाती हूँ यहाँ से। पागल, मैं उसको पसंद करती थी, लेकिन तू उसके साथ आगे बढ़ेगी, तुझे मेरी कसम है। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और शिवा बेला एक दूसरे से आए दिन मिलते रहते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों शादी का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद में बेला शिवा को अपने साथ में नागलोक में लेकर आती है और नागराज को शिवा के बारे में बताती है। नागराज से अपनी शादी की बात तक कर लेती है तो नागराज उससे बोलते हैं, ये सब क्या है बेला? आपको पता है ना, ये नागलोक के नियम के खिलाफ है। आप एक इच्छाधारी नागिन है और आप हैं कि इंसान से शादी करने चली। मैं शिवा के बिना नहीं रह सकती। अगर आपको शिवा को ही चुनना है तो आप यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हैं। मैं हमेशा के लिए नागलोक छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार अपने शिवा को नहीं छोड़ सकती। इतना बोलकर बेला वहाँ से पृथ्वीलोक पर आ जाती है और वहाँ आके शिवा से कहती है, अब बताओ शिवा, क्या मेरी सच्चाई जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ पागल, तुमने मेरे लिए नागलोक छोड़ा है, तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और ऐसे ही दोनों की शादी का समय आ जाता है। बेला दुल्हन की तरह तैयार होकर एक होटल में बारात का इंतजार कर रही होती है। चारों तरफ शोर शराबा होता है। बेला अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी अचानक से शिवा के चिल्लाने की आवाज आती है और बेला खुद से कहती है, ये सब क्या है? शिवा के चिल्लाने की आवाज। इतना बोलकर बेला नीचे जाती है। तभी उसका होने वाला पति शिवा, जिसकी पीठ में खून से लथपथ चाकू गड़ा हुआ होता है, वो वहाँ आता है और बेला की गोद में सर रखकर कहता है, बेला, मैं मेनका। इतना बोलकर शिवा दम तोड़ देता है और मेनका कुछ समय के लिए बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। वो नागलोक के जंगल में जाती है और 21 दिन भूखे प्यासे शिव वरदान के लिए तपस्या करती है। ऐसे ही शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न भी हो जाते हैं और उसके सामने प्रकट होते हैं और वो मेनका द्वारा मांगा हुआ वरदान और नागमणि उसे दे देते हैं। साथ ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मेनका बड़ी ही खुश होकर खुद से कहती है, मैं हूँ सबसे ताकतवर इच्छाधारी नागिन। नागिन हूँ मैं, नागिन। इतना बोलकर मेनका नागमणि को लेकर जंगल से जा रही होती है कि तभी उसके सामने गुस्से से लाल आंख लिए बेला आ जाती है और कहती है, तूने मेरे शिवा को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तू क्या कह रही है? अरे मैंने नहीं मारा शिवा को। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा मेनका। भोलेनाथ की कसम, मैंने नहीं मारा उसे। बेला सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके शिवा को किसने मारा और कौन है आखिर शिवा का कातिल। बेला सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिवा को किसने मारा। तभी मेनका बेला से कहती है, बेला, मैं तो नागमणि के लिए 21 दिन की तपस्या में लगी थी और मेरी बहन ये देख नागमणि। अब तू ही बता, मैं तेरे सुहाग को क्यों छीनना चाहूंगी? मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तू और शिवा हमेशा के लिए खुश रहो। मेनका, मेरे शिवा को किसने मारा? क्या तुम मेरी मदद करोगी उसके कातिलों को ढूंढने में? रो मत बेला, मैं तेरे साथ हूँ और अब होगा नागिन का बदला। दोनों नागिन अपने नागिन रूप में नागलोक वापस जाती हैं, जहाँ नागराज बेला को देखकर उससे कहते हैं, अरे बेला और मेनका, तुम दोनों अब क्या करने आई हो यहाँ? नागराज की जय हो। नागराज जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो हम उस इंसान की बातों में आ गए थे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी गलती की कोई माफी नहीं है। तभी वहाँ नागराज की बेटी दिगांगना आती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत होती है और उसको अपनी खूबसूरती और शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। ऐसे में वो नागराज से कहती है, पिताजी, आप इन दोनों को एक मौका दे दीजिए। क्या पता सच में इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया हो
और यह हो सकता है कि जिस मकसद से ये दोनों यहाँ से गई थी वो पूरा ही ना हुआ हो, इसलिए ये वापस आ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है दिगांगना, जिस मकसद से हम दोनों बाहर गए थे वो भी पूरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा और इसका परिणाम तुम्हारे सामने जल्द आएगा। हाँ दिगांगना, बस अब तो पूरा नागलोक भी देख लेगा जो होगा। अब बस भी करो तुम तीनों की आदत नहीं गई बहस करने की। ठीक है बेला और मेनका, तुम दोनों को एक मौका और दिया जाता है। इस नागलोक में आने जाने और रहने की अनुमति दी जाती है तुम्हें। नागराज की जय हो। दोनों अपने कक्ष में चली जाती हैं और बेला मेनका से कहती है, मेनका, तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के पीछे दिगांगना का हाथ है? क्योंकि आज उसके बोलने के तरीके से कुछ अलग ही भाव प्रकट हो रहे थे। हाँ बेला, मुझे लगता है कि अब हमें उस पर नजर रखनी होगी, तभी हम कुछ पता लगा पाएंगे। जो भी है, मैं अपने प्यार, अपने शिवा के हथियारे को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक नागिन सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपना बदला कभी भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिगांगना एक गुफा में जाती है। बेला और मेनका दोनों उसका पीछा वहाँ करती हैं, मगर दोनों गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। तभी बेला कहती है, मेनका, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर शिवा की मौत के पीछे इस पिशाचनी दिगांगना का ही हाथ है। लगता तो यही है। अगर ऐसा सच में है ना, तो इस दिगांगना का अंत निश्चित है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बेला को शिवा की याद सताने लगती है। वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है और उसकी आंखें नम हो जाती है कि तभी उसके पास मेनका आती है और उसे यूं उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ बेला, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं यार, बस मुझे शिवा की याद आ गई। तू चिंता मत कर, अब हम दोनों अपने मंजिल के बहुत करीब हैं। मतलब ये कि कल पूर्णिमा की रात है और कल की रात हम नागिनों की शक्तियाँ 4 गुना हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उस गुफा में जा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें वहाँ सावधानी से जाना होगा। हाँ। इसी तरह पूर्णिमा की रात मेनका और बेला दोनों गुफा में जाते हैं, जहाँ हर तरफ सूखे पत्ते और लकड़ियाँ होती हैं। बड़े बड़े पत्थर और एक कुर्सी पर एक आदमी पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढककर रस्सी से उसके हाथ पैर बांधकर वहाँ पर बैठा होता है। बेला जैसे ही काला कपड़ा हटाती है और उसके चेहरे को देखती है तो मेनका और बेला दोनों ही दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवा होता है। बेला शिवा को देखकर रोने लगती है और जल्दी से उसके हाथ पैर खोल देती है, साथ ही उससे बोलती है, शिवा, तुम जिंदा हो? क्या हुआ था तुम्हें? हाँ शिवा, बोलो क्या हुआ था? मुझे यहाँ एक इच्छाधारी नागिन लेकर आई है, जो कि खुद को नागलोक की राजकुमारी बताती है। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे आए? तो सुनो। बेला और शिवा नागलोक से वापस आते समय एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते पर मुड़ जाते हैं। तभी शिवा के रास्ते में एक इच्छाधारी नागिन यानी कि दिगांगना आ जाती है और शिवा से कहती है, तुम बेला का साथ छोड़ दो और मुझे अपना लो। मैं नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हूँ। सुंदर होगी तुम, मगर मेरी बेला जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारा मन काला है, समझी तुम? याद रखना, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का होने भी नहीं दूंगी, और तुम्हें तो मैं किसी भी तरह अपना बना लूंगी। जो करना है कर लेना। इतना बोलकर शिवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही शादी वाले दिन दिगांगना फिर से शिवा के पास जाती है और उसको फिर से वही चीजें बोलती है। जब शिवा उसकी बात नहीं मानता तो दिगांगना अपनी शक्तियों से उसे बेहोश कर देती है और ये सब बताने के बाद शिवा कहता है, और इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता कि हुआ क्या। तभी वहाँ दिगांगना आ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। शिवा को यहाँ लाने के बाद मैंने ही शिवा का रूप लेकर तुम्हारे पास आके मरने का ड्रामा किया, और मरते मरते मेनका का नाम इसीलिए लिया ताकि सारा इल्जाम मेनका के सर आ जाए। मगर तू भूल गई कि अच्छे का साथ हमेशा वो ऊपर वाला देता है। तूने लाख बुरा करने की कोशिश की, लेकिन क्या हासिल हुआ तुझे? तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से बचकर जा सकती है? अरे तुझे क्या लगता है
कि तू जीत गई ये सब करके। जीत जाऊंगी मैं और दोनों को मारकर शिवा से शादी भी कर लूंगी। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। आज तेरा अंत तय है दुष्ट नागिन। अंत तो तेरा और मेनका का होगा। इतना बोलते ही दिगांगना अपने मुंह से आग फेंककर बेला पर वार करती है। तभी बेला भी उस पर पलट वार करती है। इतने में दिगांगना अपने नागिन के अवतार में आकर शिवा को अपने पूंछ से लपेटकर ऊपर हवा में यहाँ वहाँ करने लगती है। शिवा डर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही मेनका दिगांगना को अपनी शक्तियों से वार करती है, वैसे ही वो भी उस पर उल्टा वार करती है। साथ ही कहती है, अब देखो मेरा रौद्र रूप। इतना बोलकर शिवा को दिगांगना जमीन पर पटक देती है, जिससे शिवा घायल हो जाता है और फिर अपनी पूंछ से शिवा को जमीन पर ही इधर उधर करने लगती है। ऐसे में बेला मेनका से बोलती है, मेनका, वक्त आ गया है कि अब नागमणि का सहारा लेना पड़े। हाँ बेला, तुम सही कह रही हो। मेनका अपने हाथ जोड़कर शिव की आराधना करती है और उसके हाथों में नागमणि प्रकट हो जाती है, जिसे वो बेला को देती है और बेला कहती है, अब तुझे मुझसे कोई ताकत नहीं बचा सकती, समझी तू? तूने मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहा, एक नागिन से उसका प्यार छीनना चाहा। आज तेरी सारी बुराई का अंत तो मैं कर कर ही लूंगी। बेला उस नागमणि से दिगांगना पर वार करती है, जिससे दिगांगना बुरी तरह से घायल हो जाती है और शिवा भी उसकी पूंछ से नीचे आ जाता है। और इस बार फिर बेला उस पर वार करती है। तब तक वार करती है जब तक वो अपना दम नहीं तोड़ देती और आखिरकार अंत में बुराई की हार होती है और दिगांगना हार ही जाती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद बेला और शिवा हंसी खुशी एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाते हैं और इस तरह नागिन का बदला आखिरकार पूरा हो ही जाता है और वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है।